पढ़ाया गया था तो अच्छी बात है। वो फिर मैं एक बार कॉपी चेक करूंगा तो थोड़ा और आइडिया आपके बारे में लगेगा। चलो, रिएक्शन ऑफ एसिड। तो पहला तुमने देख लिया कि एसिड प्लस मेटल, तो क्या होता है? एसिड प्लस मेटल ऑक्साइड, एसिड प्लस बेस देख लिया, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट और एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल के साथ ये सॉल्ट प्लस H2 देते हैं, जबकि इसके साथ सॉल्ट प्लस H2O देते हैं। इसके साथ भी सॉल्ट प्लस H2O देते हैं, क्योंकि मेटल ऑक्साइड खुद ही बेसिक होते हैं। तो जो चीज बेस और एसिड मिलेगा तो न्यूट्रलाइजेशन ही होगा। इसके साथ सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O देता है, और इसके साथ प्लस H2। मेटल कार्बोनेट्स देखो, मेटल कार्बोनेट्स जैसे कि Na2CO3, Na2CO3, K2CO3, MgCO3, CaCO3, ये सभी क्या हैं? मेटल कार्बोनेट्स। इनके साथ ये रिएक्ट करता है। और मेटल बाइकार्बोनेट्स कौन कौन से हुए? मेटल बाइकार्बोनेट्स का दूसरा नाम है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जैसे कि NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको कि बेकिंग सोडा भी कहते हैं। ये कपड़े धोने का काम आता है, ये खाना वाना बनाने, दूध में डालने का काम है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। इस ये कपड़े धोने के काम में आएगा, लिनन चादरों को धोने के तो वॉशिंग सोडा, ये बेकिंग सोडा हो गया, दैट इज KHCO3 और CaHCO3 का होल ट्वाइस। क्यों? क्योंकि जो HCO3 है वो मोनोवैलेंट है और Ca बाईवैलेंट है, तो इसकी 2 की वैलेंसी इसमें गई, इसकी मोनोवैलेंसी इसमें चली गई। इसी तरीके से Mg और HCO3 होल ट्वाइस, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसका क्या नाम है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो अभी हम लोग देखेंगे रिएक्शन ऑफ एसिड, पेज नंबर 20 या 2.1.3 रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट्स। तो HCl की अगर हम Na2CO3 के साथ रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? HCl की अगर हम K2CO3 के साथ रिएक्शन कराएं, HCl की CaCO3 के साथ रिएक्शन कराएं, HCl की अगर हम MgCO3 के साथ रिएक्शन कराएं, दिया ना चारों का प्रोडक्ट बताओ। NaCl plus HCO3, HCO3 KCl, KCl, अब यार बताओ, KCl plus HCO3 KCl plus CO2 plus H2O। फिर से समझो, अगर मैं इसे 2 ले लूं तो जरा 2 लेके ये बताओ ये क्या बना? क्या 2 NaCl नहीं बना? क्योंकि 2 ये भी है। अच्छा, CO2 को अलग निकालो तो क्या A को बचा?
उस O को H2 के साथ मिलाओ। तो मुझे इनके प्रोडक्ट के नाम बताओ जरा। CaCl2 Ca और 2 Cl मिल जाए तो CaCl2 बन गया। और बोलो CO2 और प्लस H2O। और यहाँ बताइए MgCl2 प्लस CO2 और प्लस H2O। हमने एक टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, HCl ले लिया और थोड़ा सा Na2CO3। ये Na2CO3 इस तरीके का साल्ट है, शायद यही होगा। नहीं तो ये सब Na2CO3 का कलर है, इसमें से कोई भी एक पड़ा होगा। ठीक है, Na2CO3 का यही कलर होता है। समझ में आ गई बात कि नहीं? कहीं रखा होगा किसी रैक में, उतना देखने की जरूरत नहीं। जैसे CaCO3 है, ये PbSO4 है, तो इसी में इसी तरह के कलर का होगा। वो कहीं देखने पता चलेगा एक KaCO3 है रखा हुआ, ठीक है, व्हाइट कलर का। तो जरा देखो कि अगर तुमने इसमें HCl डाल लिया और क्या डाल लिया, वॉशिंग सोडा, ये डाइल्यूट है, या एक्वस ले लिया, इसको टेस्ट ट्यूब स्टैंड में लगा लिया, बुक में डायग्राम बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। केस स्टडी में या इस तरीके के केस बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जाता है। यही डायग्राम दिया रहेगा, एक हाइड्रोजन के कंफर्मेटरी टेस्ट का दिया रहेगा, एक ये, और 3 नंबर के सवाल इस पे बेस्ड होते हैं। ये लगा दिया। अब इसके बाद इसमें हमने एक कॉर्क लगा दी, कॉर्क लगा दी। कॉर्क लगाने के बाद इससे जो गैस निकली, उस गैस को हमने किसमें पास किया, फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर में। तो एक लाइम वाटर बनाए और उसमें डालें। तो जब लाइम वाटर में ये जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये लाइम वाटर में जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो लाइम वाटर का कैसा कलर होता है और ये उसे कैसा बना देगा। मान लीजिए हमारे पास ये CaOH होल ट्वाइस है, ये चीज CaOH होल ट्वाइस है, मैं इससे बनाऊं, इसको फिल्टर करूं तो कलरलेस आ जाएगा, और फिर उसमें फूकूंगा, फूकते ही उसका कलर कैसा हो जाएगा, मिल्की। ऐसा हमने पहले करके भी दिखाया आप लोगों को। तो जैसे इसको मैं तैयार कर लेता हूं, इसमें कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको साफ। एक बीकर में बनाया और फिर उसके बाद फिल्टर करके दूसरे में डाला, और जस्ट ब्लो करने से क्या होगा, ये मिल्क ऑफ लाइम है, और वो पानी में जाएगा तो क्या बन जाएगा, लाइम वाटर बन जाएगा। ये कितना मिला दिया, ये देखो, तो ये मिल्क ऑफ लाइम इसमें डाल दिया, इतना काफी है। और इसके बाद फिल्टर पेपर से इसको छान लिया, और फिर इसको भी हटाइए। दूसरे बीकर में इसको छान लेंगे। ठीक है, अब देखो, और इसको हम एक स्ट्रॉ से ब्लो करेंगे। तो ब्लो करने से क्या होगा, लाइम वाटर टर्न मिल्की, दिस इज द कंफर्मेटरी टेस्ट। फिर उसकी इक्वेशन लिखेंगे, पहले चैप्टर में हुआ है, फिर भी देख लेंगे। तो पहले इसको मैं स्पैचुला से थोड़ा सा मिक्स करता हूं, जिससे लाइम वाटर मिक्स हो जाए। इससे मिक्स कर देता हूं। तो लाइम वाटर मिक्स हो गया, इससे ये थोड़ा सा क्या टर्बिड है, ये तो पहले से ही मिल्की होगा, तो मैं इसकी सॉल्युबिलिटी 0.01% है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस है ना, पानी में ज्यादा नहीं घुलता है। अगर रात भर चूना रख दो तो पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, बट हमको तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर बनाना है। तो ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड के लिए हम क्या करें,
फनल लें और फनल में फिल्टर पेपर लगा दें। ये रहा फिल्टर पेपर और इसको फनल में हम ले लेते हैं, ये देखो, और इसी को इसमें रख दें, अपना धीरे धीरे गिरता रहेगा, हम लोग सवाल करते रहेंगे। ये ठीक है। इसी में हम ये लगा देते हैं, फिल्टर पेपर लगा दिया और ये रख दिया, ये देखो लगाने का, इसमें ये गिरता रहेगा। ठीक है। नाउ वी विल पुट दिस सॉल्यूशन टू दिस। तो जब तक ये ड्रेन्ड आउट होके आएगा इसमें, तो हम लोग देखेंगे कि लाइन वाटर इफ वी ब्लो एयर, क्योंकि जब हम लोग माउथ से कोई भी एक्सेल करते हैं तो वो कौन सी गैस निकलती है? CO2। तो CO2 क्या करती है? लाइन वाटर को मिल्की बना देती है। जरा इस चीज को देखें कि CO2 कंफर्मेटरी टेस्ट। तो CO2 को देखो ये यही कर रहा है। बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रेजेंस को वेरीफाई करेंगे और उसके लिए हमारे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, फिल्टर पेपर, फनल। कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही बन जाएगा। सबसे पहले हम लाइम वाटर का सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ये देखो, उसके लिए थोड़ा हमने सा कैल्शियम ऑक्साइड इसमें डाला, तो ये देन आफ्टर लेकिन हम लोग फिल्टर पेपर का यूज करके ये जो कैल्शियम ऑक्साइड थोड़ी देर में ये सस्पेंड हो जाएगा, इसका निलंबन बन जाएगा, लेकिन ये तुरंत करना चाहता है तो उसके लिए फिल्टर पेपर से इसको फिल्टर कर प्योर लाइम वाटर एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये इसके देखो लिए हम यूज करेंगे बनल ले लिया। अब उसी तरीके से हमारा भी तैयार हो गया है। ये जो हमारा लाइम वाटर है इसको प्रॉपर्ली मिक्स करके इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें कैल्शियम, ये देखो बिल्कुल फिल्टर होके आ गया, जो अनडिसॉल्व था वो रेसिड्यू के रूप में ऊपर इकट्ठा हो गया और जो सॉल्युबल था वो नीचे आ गया। तो ये लाइम वाटर, लाइम वाटर का कैसा कलर होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। तो जैसे ट्रांसपेरेंट है, हमारे पास पहले का भी बना हुआ है बट वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है। तो हम लोगों को कैसा लेना है? हम लोग क्या करेंगे, फ्रेशली इस तरह से फूक प्रिपेयर्ड। लगाएंगे। ये कौन सा है? इसका कलर आप और देख सकते हो, बढ़िया। ये ट्रांसपेरेंट है, एकदम वाइट, मतलब कि ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई भी कलर आपको दिख नहीं आता। जैसे इसके अंदर फूक मारेंगे, ये लाइम वाटर है। तो क्या आता है, मेजर क्वांटिटी इसमें जो थोड़ा बहुत था देखो वो भी नीचे बैठ गया, दिख रहा है तुम लोगों को? तो ये बिल्कुल नीचे बैठ गया, ये देखो, दिखा है ना? अदरवाइज ये कलरलेस है। ये चेक करो, नीचे बैठ इसका गया कलर कि क्या हो गया, ये मिल्की वाइट हो गया, जो कि कार्बन सही है। डाइऑक्साइड की प्रेजेंस को नीचे बैठा, बाकी तो वाटर जैसा लग रहा है। होने का रीजन ये देखो। जब लाइम वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड नीचे बैठ गया। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और तो तुमने देखा कि कलर कैसा हो गया, टर्बिड हो गया कि नहीं? मिल्की वाइट, यही इसका टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अब हम भी करेंगे, अगर हमारा लाइम फ्रेश होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं भी हो सकता, फिर हमें कल नया चूना लाना पड़ेगा। पानी और एक स्ट्रॉ ले लीजिए और इसी में हम फूकते हैं, होना होगा तो हो जाएगा, और नहीं तो फिर नया चूना, पिछले साल का चूना। थोड़ा बहुत हुआ है कलर चेंज, वैसे कलरलेस था, थोड़ा और करेंगे और मिल्की हो जाएगा। तो लाइम वाटर अगर टन्स मिल्की है तो इससे क्या पता चलता है? इट टेल्स, ये बुक में तुम लोगों को मिली रिएक्शन कंफर्मेटरी टेस्ट की, तो 3 नंबर का इस पे क्वेश्चन आएगा और इसकी 2 रिएक्शन है। जरा देखो कि जो भी बनाना है लाइम वाटर, अगर मैं इस बोतल वाले लाइम वाटर का यूज करूंगा तो नहीं हो पाएगा, फ्रेशली प्रिपेयर्ड होना चाहिए, वरना जो थोड़ा बहुत भी लाइम घुला है वो भी नीचे बैठ जाएगा, तो फिर लाइम ही नहीं रहेगा, तो लाइम फिर क्या बनेगा? सही है कि नहीं? लाइम वाटर का तो ऐसे कोई काम नहीं होता, बस इसी टेस्ट के लिए यूज होता है। और नहीं तो जो लाइम है, जब हम CaO को पानी में डालते हैं तो घर की पुताई में काम आता है पूरे, और सब कुछ जितना भी है यही मंडोर से जाता है।
मंडोर से जाता है, दैट इज CaCO3 से संगमरमर बनती है ये मार्बल। सारे लोग यहाँ करोड़पति हैं, पूरा जोधपुर के आसपास का सब एरिया, और यहाँ की आधी आबादी विदेशों में बसती है। तो जब कटाई के बाद छोटे मार्बल निकलते हैं चिप्स को, तो उन छोटे छोटे मार्बल्स को किन में डाल दिया जाता है और नीचे से आग डाली जाती है, इसमें फायर। तो अल्टीमेटली इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? अगर इसे 2000 डिग्री सेल्सियस पर हीट करो, कोयला डाल दो तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2। और साथ में ये तो गैस निकल गई, और इसको बोलेंगे एक्टिव लाइन। क्या बोलेंगे? एक्टिव लाइन को कहते हैं कली चूना। तो कली चूना किससे बनाया जाता है? टूटे फूटे मार्बल से। असली वाले तो बहुत महंगे बिक गए ये सब, लेकिन फिर भी थोड़े चिप्स तो बच ही जाते हैं। और ये कली चूना पूरे भारत में राजस्थान सप्लाई करता है, क्योंकि यहीं पर मार्बल के पहाड़ हैं। अरावली के पहाड़ में बहुत मार्बल पाया जाता है। अब ये कली चूना हम खरीद के लाए और हमने पानी में डाला, तो पानी में डाला तो ये डिब्बी जो 2 रुपए की हम लोग खरीद के लाते हैं, ये चूना तंबाकू के साथ खाने वाले, टोबैको के साथ खाने वाले 2 रुपए की डिब्बी मिलती है। तो ये बना, इसको क्या कहेंगे बताइए? CaOH का होल ट्वाइस, जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। इससे घर में व्हाइट वॉश कर दो, सारे तरीके के ये डिसइंफेक्टेंट का भी काम करता है, पूरे सबको मार देता है, मक्खी मच्छर सब मर जाए। लेकिन अब जब ये मैंने बना दिया, इसको फिल्टर कर दिया, अगर तुम फिल्टर ना भी करो तो इसमें ये नीचे बैठ जाएगा, इतना बैठ जाएगा, और ऊपर पानी बचेगा, उसको कहोगे लाइन वाटर। उसे क्या कहोगे? जो लाइन वाटर है वो भी CaOH होल ट्वाइस ही है, लेकिन वो 0.001% है, और नीचे बाकी पूरा बैठ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको दिखा था, उसमें नीचे बैठा था, वो तो छानने के बाद फिर भी बैठ गया, उसको कहेंगे मिल्क ऑफ लाइन। इसे क्या कहेंगे? ये प्योर CaOH होल ट्वाइस होगा। समझ में आ गई बात कि नहीं? इन दोनों को घोल के घर में पुताई कर ली जाएगी। लाइम वाटर का काम क्या है? ये है फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। इसमें जब CO2 जाएगी तो इन दोनों के मिक्सचर से बोलो क्या बना? क्या CO2 बनी? और वही CO2 इसमें पास हुई, तो उस CO2 का क्या कंफर्मेटरी टेस्ट है? वो इज फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर को टर्न्स मिल्की। ये क्या हो जाएगा? टर्न्स मिल्की। इतनी तुमको बात पता चल गई कि ये चीज लाइम वाटर कहलाती है। लाइम वाटर को फिल्टर कर लो तो कलरलेस हो जाएगा। लेकिन CO2 डालने से होता क्या होगा? When CO2 is passed through lime water, what happens? Write with 2 reactions. देखो, what happens when CO2 is passed through lime water? तो देखो, CaOH होल ट्वाइस लाइम वाटर और CO2 मिला दिया तो क्या बन जाएगा बताओ? CaCO3। चेक करो, CaCO3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि CO2 एक नॉन मेटेलिक एसिडिक ऑक्साइड है, और ये रहा बेस, और एसिड बेस की रिएक्शन से क्या होता है बताओ? अभी हम बेस की भी रिएक्शन देखेंगे, तो बेस में भी तो प्रॉपर्टी देखोगे, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब आगे जैसे तुमने देखा रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटेलिक ऑक्साइड, तो क्या आगे इसी चैप्टर में तुम रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड नहीं देखोगे? देखोगे। तो इनमें भी बेस, एसिड और बेस रिएक्शन होगी, तो क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा, और साथ में क्या बनेगा बोलो? CaCO3 और प्लस वाटर। तो क्या ये सॉल्ट एंड वाटर बन गया? तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं हो गई? और बोलो, कैल्शियम कार्बोनेट चॉक होती है कि मार्बल होता है जिससे ताजमहल बना है? वो चॉक भी होती है, मार्बल भी होता है, सब CaCO3 ही तो है। और उनका कलर कैसा होता है? वाइट। तो वाइट कलर आया इसमें।
समझ में आया? इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, तो दैट इज मार्बल कलर हो गया। और ना कुछ भी ना लिखना चाहो तो लाइम स्टोन, चूना पत्थर। तो पहला, what happens when CO2 is passed through transparent lime water, then it turns into milky। ये कैसा होगा? If excess of CO2 is passed, तो हर्षवर्धन क्या होगा? मिल्की बन जाएगा वो सॉल्यूशन। हमें नहीं मालूम, आप बताओ। नहीं तो मंगल बता रहे हैं, बताओ, आप बताओ अनुष्का। कलरलेस होगी। ये चीज बोलनी चाहिए तुमको। सीक्रेट सब छिपा छिपा के रखते हो। और पहले चैप्टर में कितना पढ़ा है, देखो बोल नहीं रहे हो काम आने पे। चलो, तो इसका मतलब है अगर इसे इफ इट इज पास्ड प्रोलॉन्ग तो क्या होगा बताओ? अभी तो तुमने एक बार ही मिलाया है। नाउ व्हेन CO2 is passed, लिखो इस चीज को, व्हेन CO2 is passed, ये सवाल तो जरूर ही आना है, through freshly prepared lime water, then colorless lime water, lime water turns, कैसा हो जाएगा? मिल्की। तो यहां लिख लो मिल्की हो गया, इसका कलर मिल्की हो गया। और पहले कैसा था? कलरलेस। यहां तक ठीक है? इफ CO2 is prolonged passed, if passed लंबे समय तक, prolonged to it, then its milky color disappears due to, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये देखो, अब तुमने CaCO3 बना दिया, वाटर तो था ही उसमें, और तुमने और CO2 डाल दी। यहां तक तो तुम पहुंच ही गए थे CO2 डाल के, और CO2 डाल दी। तो अब इसको 2 CO3 मिल जाए, CO3A, CO3A, और 2 H भी मिल जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? CaH CO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। और जिसका कलर कैसा होता है? कलरलेस। इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ CO2, जो पहले चैप्टर में भी है, दूसरे में भी, अभी तीसरे में भी आएगा। ये इतना इंपॉर्टेंट। इट इज कंफर्मेटरी टेस्ट, पूरा का पूरा याद रखना है। टेस्ट ऑफ CO2। तो मेरा कहने का मतलब है, जब HCl से तुमने Na2CO3 की रिएक्शन कराई, K2CO3 की रिएक्शन कराई, CaCO3 की रिएक्शन कराई, और MgCO3 की रिएक्शन कराई, तो रिद्धि चारों में आंसर बताओ भी कराया। अब तो बताओ, अभी भी बताया चारों, तभी तो सीख पाओगी। हाँ बोलो स्वाति। हाँ बोलो। तुम NaCl2 कब से सीख रही हो? छठे से क्या? छठे से लोग NaCl, पांचवें से जान जाते हैं, नमक खाती रहती। तुम NaCl2 तब से घिस रही हो। हाँ बोलो। NaCl प्लस CO2 प्लस H2। इससे अच्छा तो नमक खाना ही छोड़ दो, नमक का फार्मूला निकालो। और बोलो। KCl बिल्कुल घर में पढ़ना बंद कर ही दिया है क्या? अब ठान लिया है कि हाँ CO2 प्लस H2। CO2 और प्लस H2O। अगला बताओ। CaCl2 प्लस CaCl2 और प्लस CO2 और प्लस H2O। अगला बताओ। MgCl2। हमको जवाब देना पड़ेगा, जब
तुम फेल होगी तो हमें जवाब दे, तुम्हें थोड़ी देना पड़ेगा। तो पापा बोलेंगे मेरी बेटी तो जीनियस है, तो खाना है, वो उसको कैसे फेल आपने करा दिया। अब अगला देखो, यहां तक समझ में आ गया। HCl। अब जरा H2SO4 के साथ कनिष्का Na2CO3 K2CO3 MgCO3, फिर से मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन ही करा रहा हूं, लेकिन दूसरा एसिड लिया है मेटल कार्बोनेट, क्योंकि हेडिंग ही मेटल कार्बोनेट की थी। और साथ में CaCO3, बिना गलती के चारों बताओ। Na2SO4 plus CO2 plus H2. अच्छा बता रही हो। अगला बताओ। K2SO4 plus CO2 plus H2. K2SO4 का नाम बताइए। पोटेशियम सल्फेट। अगला बताइए। MgSO4 plus CO2 plus H2. एक और बताओ। कैल्शियम CaSO4 plus CO2 plus H2. काम तो तुम अच्छा करती हो। अगला देखो, यहां तक तुमने देख लिया। इसी तरीके से अब हम लोग नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे। तो नाइट्रिक एसिड से इसकी रिएक्शन होगी तो क्या होगा? नाउ चलिए, दैट मीन्स HNO3 Na2CO3 प्रियांशु, that is K2CO3 और CaCO3 और MgCO3 बोलो। NaNO3 plus CO2 plus H2. NaNO3 और प्लस CO2 और प्लस H2O। ज्यादा बैलेंस करने की जरूरत नहीं, वैसे दो है तो दो बनेंगे, लेकिन फिर सबके में बदलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बताओ। KNO3 plus CO2 plus H2. CO2 प्लस H2, आगे बोलो। CaNO3 whole twice plus CO2 plus H2. प्लस H2। रिद्धि अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है, एक दो पूछे तुमसे, आगे बोलो। MgNO3 whole twice plus CO2 plus H2. MgNO3 होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2। थोड़ा थोड़ा आया समझ में? एक बताओगे अब कि नहीं? हाँ, तो यही पूछ रहा हूँ ना। H3PO4 Na2CO3 K2CO3 CaCO3 और MgCO3 फॉस्फोरिक एसिड। बताओ, ये भी एसिड है, करा तैयार रिएक्शन। सारे बताओ प्रोडक्ट। नहीं बताओगे, चटिया ने तुम बताओ। कोई बात नहीं, ये भी सही। Na3 इतना कोई वो नहीं है इशू। बताया नहीं बताया, उसमें क्या है? फॉस्फेट का सीख लेना, 11वें 12वें में सीख लेना कि फॉस्फेट की वैलेंसी क्या है, उसकी वैलेंसी इसमें लगा दी, इसकी एक इसमें लगा दी। अगला बताओ। K3PO4 CO2 प्लस H2। अगला बताइए। CA3PO4 होल ट्वाइस कैल्शियम फॉस्फेट प्लस H2O। सही है, आगे बोलो। Mg3PO4 होल ट्वाइस प्लस CO2 प्लस H2O। एक और रिद्धि से पूछ रहे हैं, मुझे लगता है ये तेज लड़की है, ये बता देगी, क्योंकि हम उम्मीद क्या छोड़े हैं। K2CO3 नहीं तो प्रभात तो है ही, CaCO3 और MgCO3। हाँ रिद्धि, ये सरल है, इसका बताओ। हाँ दीपिका बताइए आप। अनुष्का।
CH3COONA और प्लस CO2 plus रिवाइज किया करो दीपिका, तुम तो पढ़ने लिखने वाले। हाँ बोलो। CH3 सोडियम एसीटेट एनी पहले कहाँ से बोल दी? जब इसके साथ रिएक्शन होती है पहले रहता, करा ही दिए थे। अमोनियम एसीटेट कराया था कि नहीं? हाँ अगला बोलो। CH3COOK इसकी इसके साथ भी रिएक्शन कराओ, अमोनियम कार्बोनेट। हाँ बोलो। CH3COOK नाम बताइए अनुष्का। पोटेशियम एसिटेट अगला बताओ। CH3COOCA तुम बता ही नहीं रही है। तुमको या तो एसीटेट आयन का वैलेंसी नहीं पता होगा। एसीटेट आयन की वैलेंसी नहीं पता है क्या? हाँ तो बताओ। CH3COO होल ट्वाइस और Ca प्लस CO2 और प्लस H2O। अब अभिनव से भी पूछ रहे हैं, अभिनव दो का तुम बता दो। CH3COO whole twice Mg plus CH3COO होल ट्वाइस Mg का नाम क्या है? magnesium acetate. आगे बोलो अगले वाले का। CH3COO NH4 नाम क्या है? ammonium acetate. तुम अच्छा जानते हो। अमोनियम एसीटेट। तो इस तरीके से हमने वीक एसिड्स के साथ भी देख लिया और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कार्बोनेट की रिएक्शन देख ली। अब हम इन सभी के साथ नाउ वी विल सी द रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। अभी मेटल कार्बोनेट है, देखो पूरे डायग्राम में मेटल कार्बोनेट ही है। और अब हम बने गए तो थोड़ा तुम लोग को हिंट मिल जाएगा। देखें रिएक्शन ऑफ एसिड और उसमें से भी CO2 निकलेगा, तो उसका भी टेस्ट कर दें। मान लीजिए तुमने HCl में बेकिंग सोडा मिला दिया, अभी तो तुमने HCl में वॉशिंग सोडा मिलाया और अब तुम्हें क्या करना है? बेकिंग सोडा मिलाना है। सो पांचवी प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट। तो एसिड और प्लस मेटल बाइकार्बोनेट गिव्स अस, आसना क्या क्या दे देगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। मान लीजिए आपने HCl के साथ NaHCO3 की रिएक्शन कराई, तो क्या क्या मिलेगा आसना? NaCl मिल जाएगा और क्या मिलेगा? बोलो। CO2 और प्लस H2O। अगर तुमने इसी HCl के साथ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि इसकी 2 की वैलेंसी यहाँ लगा दी, 1 की यहाँ लगा दी, ये तो यूनिवैलेंट है ना, मोनोवैलेंट। तो HCO3 की एक ही तो वैलेंसी, वो एक इसमें लगाई 2 इसमें लगाई, तो बोलो क्या क्या बनेगा? बोलो। अच्छा जान रही हो। प्लस CO2 प्लस H2O। अगर तुम इसी तरीके से H2SO4 के साथ NaHCO3 की रिएक्शन कराओगी तो क्या बनेगा? अब दीपिका बताओ। हाँ। Na2SO4, क्योंकि 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 होंगे तभी तो इसके साथ इसकी 2 की वैलेंसी, तो वो इसमें लगी, एक इसमें लगी। CO2 प्लस, सही है, H2SO4 के साथ CaHCO3। अभिनव रिएक्शन कराओ। एसिड विद मेटल बाइकार्बोनेट।
CaSO4 CaSO4 plus CO2 और डायग्राम वही रहेगा कि कैसे कंफर्मेटरी टेस्ट करना है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? तो एसिड कोई भी हो, इतनी रिएक्शन काफी है, इतने में काम बन जाएगा। चल अब आगे देखो, यही सब बुक में भी दी हैं। नाउ 2.1.4 देखो, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर। ये हमने आपको कवर करा दिया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, बता दिया है कि नहीं? चलिए, तो कुछ चीजें अब हम और देखें इसके आगे। तो एसिड की हमने मेटालिक ऑक्साइड के साथ भी करा दी है। 2.1.4 भी कवर हो गया, 1.5 भी कवर हो गया। चेक करो, मेटालिक ऑक्साइड हो गया कि नहीं? सभी मेटालिक ऑक्साइड बेसिक होते हैं। अब हम बात करेंगे दैट इज रिएक्शन ऑफ, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। एसिड की पांचों कवर हो गई। देखो 5th पॉइंट था, ये खत्म हो गई, कवर हो गई। अब बेस की 3 प्रॉपर्टी समझो। बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ, और मेटल के साथ अगर बेस रिएक्ट करता है, क्या तुमने एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करते देखा है? और बेस को मेटल के साथ रिएक्ट करने की रिएक्शन तुम्हारे किस पेज में दी है? चेक करो जरा, पेज नंबर 20। क्या ऐसी कोई रिएक्शन दी गई है जिसमें सोडियम जिंकेट बन रहा हो बेस के साथ रिएक्ट कर? मिली? बेस के साथ अगर तुमने मेटल की रिएक्शन कराई तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलेगा जिगिशा? सही है, इसमें भी वही मिलेगा। सोडियम जिंकेट दिखा बुक में, सेमी, तो इसमें भी क्या मिलेगा बोलो? सॉल्ट प्लस H2। अगर तुमने बेस की नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मंगल रिएक्शन करा दी तो क्या मिलेगा? दैट इज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि बेस और नॉन मेटल ऑक्साइड तो एसिडिक हुआ, तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2O। और तुमने अगर एसिड के साथ ही रिएक्शन करा दी, अविश क्या मिलेगा? सॉल्ट प्लस H2O। अब इसको एक एक करके देखते हैं, यही इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। सो इट हैज, बेस हैज 3 प्रॉपर्टीज। 3 रिएक्शन हो गई। सॉरी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, ये बेस की क्षार की रासायनिक गुण। तो हम लोग देखेंगे देयर आर 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसमें 5 थी, वो कार्बोनेट से और बाइकार्बोनेट से भी कर रहा था, ये नहीं करेगा। ये मेटल से करेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड से करेगा, और एसिड से तो करेगा ही करेगा। चलो, लेट अस सी द 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो क्या क्या है 3 प्रॉपर्टीज ऑफ बेस? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, बेस प्लस मेटल गिव्स salt and hydrogen, that is NaOH, और प्लस Zn, तो क्या बनेगा? तुमने बताया था कि Na मोनोवैलेंट है और Zn बाईवैलेंट है, और 2 ऑक्सीजन ले लो, तो बोलो ये 4 दिए तो वो 4 लिए, जितना देना है उतना ही तो लिया जाएगा, तो 2 ऑक्सीजन मिलके दे देंगे। तो ये 4 प्लस हो गए और 4 माइनस, तो Na2 और ZnO2, सोडियम जिंकेट बन जाए। Na2 ZnO2 और प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी। हाइड्रोजन गैस को, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड थ्रू सोप सॉल्यूशन देन इट बर्न्स विद पॉप साउंड। ये इसका कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से KOH
में Zn कर दो तो क्या होगा? बताओ अनुष्का। अविश। K2ZnO2 K2ZnO2 इसका नाम बताइए, बोलो नाम तो बताओ, potassium zincate और इसका नाम बताओ। sodium zincate सोडियम जिंकेट बुक में देखो लिखा हुआ है 20 नंबर पेज पे, मिला? रिएक्शन बेस विद मेटल, ऊपर देखो यहाँ। अब आगे देखो, बेस का तुमने देख लिया। इसी तरीके से NaOH की तुम Al के साथ रिएक्शन कराओ जी के साथ। NaAlO2 अच्छा बताया, तुमको फार्मूले पता है इसका मतलब, प्लस H2 तो Na आ गया AlO2 NaAlO2 और प्लस H2। ठीक है, अब इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाए? सर Na3AlO2 plus H2 होगा ना? नहीं, Na भी सिंगल है और Al के 3 हैं और O के 2 हैं और O के 2 हैं, तो क्या बन जाएगा? 4 इसकी रिएक्शन देखते हैं, समझ में आएगी? इसकी बैलेंसिंग का पता किया जाए। अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, इसका बैलेंस now reaction of sodium hydroxide. Reaction of sodium hydroxide with aluminium. तो देखें, aluminium metal reacts तो NaOH इसकी अलग तरीके से दी है और यहाँ कैसे दी है? यहाँ अलग दी है Na2AlO3। इसको छोड़ दो, बनेगी वही गैस, लेकिन फिर भी इतनी केमिस्ट्री ज़्यादा नहीं करनी है, कभी अलग अलग बन रहा है, ठीक है कि नहीं? Na2 सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन रहा है, इसको छोड़ो, ये वाली छोड़ो, ठीक है? बुक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमने पहले तुमको बताया है NaAlO2 वाला बताया है, वो ज़्यादा जरूरी, फिर दो मिक्स हो जाए, इसको छोड़ दो। ये बस तुम याद रखो, ये जिंकेट और तुम्हारी बुक में है जो वही रखो। अगला देखो, तो ये चीज हो गई बेस विद मेटल की 1 या 2 रिएक्शन, याद रख लो, एक K की और एक NaOH की, जिंक के साथ याद कर लो। अगली देखो, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ तो इसकी आशीष बहुत सारी रिएक्शन होती है, तो दैट इज बेस। जब बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा आशीष, तो क्या देगा? बताओ आशीष। जस्ट ये टेस्ट करने के लिए कि तुम देख के बोल पाते हो कि नहीं, जो बोर्ड पे लिखा है वो समझ पाते हो कि नहीं, बोर्ड पे ही देख के बोलो। हाँ बताओ राज। हाँ, यही चीज मैं देखना चाहता था कि आशीष समझ पाता है जो बोर्ड पे लिखा है, क्योंकि ये जानना जरूरी है, नहीं तो मैं कम्युनिकेट करूँ उसके ऊपर फालतू में नजर गड़ा के देखूं और वो कुछ समझ ही नहीं रहा है। हाँ ऐसे किया जाए, ये समझना जरूरी ना, और दोनों जोकर बन जाए, तो इस समझ ना पाए हम इसकी ओर देखे जाए कम्युनिटी के, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ऐसी गलत फहमी नहीं हो, पहले पता चल जाए भाई क्या समझ पा रहा है कि नहीं, देख के भी बोल पा रहा है कि नहीं, ठीक है? तो दैट इज बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड
it gives us salt and water. जैसे कि नॉन मेटल का ऑक्साइड लो, SO3, Na लिया है, SO3 लिया है दीपिका, तो ये कैसा ऑक्साइड है? नॉन मेटल ऑक्साइड कैसा होता है बोलो? एसिडिक। जरा रिएक्शन तो कराओ, इसको डबल ले लो और अब रिएक्शन कराओ। Na2SO3, तो तुम चाहे तो उसको अलग अलग भी लिख सकती हो, 2 NaOH ले लो, तो Na2 और SO3, Na2SO4 बोलो। क्या बोलोगी? और बाकी क्या बचा? यही बना कि नहीं? लेकिन इसको एक साथ लिख देंगे, प्लस H2O। चलो, दैट इज 2 NaOH मंगल, और साथ में SO3 के साथ मैंने इसकी रिएक्शन कराई, Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन गया है। अब इसी को देखा देखी तुम भी जरा मुझे बताओ कि अगर ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? ये भी नॉन मेटल ऑक्साइड, Na2CO3 plus H2O। Na2 2 तो हो ही गया, तो Na का 2 तुमने ले लिया और एक और लिया होगा इसमें से, और साथ में CO2, तो Na2CO3, एक को फिर भी बचा, एक को तो बचा रहेगा ना, और 2 H बचे हुए हैं, तो क्या बन जाएगा? दैट इज H2O। तो जब ये बेस और एसिड रिएक्शन हो, सही है, तो इस तरीके से बेस रिएक्ट्स विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ये भी टॉपिक तुम्हारी बुक में चेक करो, ये 2.1.6 टॉपिक है। कौन सा है? 2.1.6 मिला, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। और तीसरा बताओ, रिएक्शन ऑफ बेस विद एसिड। राजवीर, बेस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा? Salt plus H2. अच्छा, तो एक रिएक्शन बताओ जरा, अब इतना ही जान रहे हो तो एक रिएक्शन बताओ। अभिनव मदद करो थोड़ी। Sir, NaOH plus हाँ, CO2. सही है, तुम भी बताओ एक। NaOH plus हाँ HCl। हाँ, NaOH, ये इतना सीख गया कि एसिड को HCl कहते हैं, तो और राजवीर को क्या पढ़ने की जरूरत है? NaCl हाँ, plus H2O। NaCl और प्लस H2O। अगर मान लीजिए मैं इसकी जगह वो डाई बेसिक ले लेता हूं और साथ में डाई एसिडिक ले लेता हूं, तो क्या बनेगा? ये भी बेस और एसिड। अब बताओ, यहां पहले मैंने मोनोवेलेंट कैटायन लिया था, मोनोवेलेंट है, अब डाई डाई वाले लिए, CaSO4 और प्लस 2H2O। 2H2O। अब मैं ट्राई लेता हूं, AlOH होल थ्राइस और H3PO4। ठीक है, तो देखो ट्राई बेसिक और ट्राई एसिडिक चीज ले ली। अब बताओ, AlPO4 हाँ, plus 3H2O। तुमको धोखा देना बहुत मुश्किल है, तुम हर चीज बता ले रहे हो, और हम तुमसे क्या पूछें? तो तुमने ट्राई वाला भी बता लिया, डाई वाला भी बता लिया, मोनो, और फिर इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन भी बन सकते हैं, इसका इससे, इसका इससे, इसका इसके, इधर उधर बनाते रहो, खुद होता रहे कुछ न कुछ। हाँ, जो भी करोगे बनेगा, फिर यही बनेगा। Na है तो Na2SO4 बने, सही है कि नहीं? तो तुम्हें तीनों तरीके समझ में आ गए ना कि व्हेन बेस रिएक्ट्स विद एसिड तो क्या क्या देगा? Salt और water। बेस किसके साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन देगा? Metal। मेटल के साथ। एसिड किसके साथ रिएक्ट करके CO2 देगा? एसिड कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट और हाइड्रो मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है?
बताया करो, मंगल बताएगा फिर तुम नहीं बताओगे। हाँ बोलो, बेकिंग सोडा का फार्मूला बताओ। हर्षवर्धन, बेकिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का फार्मूला बताओ। अब आने वाला है ये सब, अब उसी पे हम आ रहे हैं तो तुम अब इधर उधर सर हिला रहे हो। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, मॉम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताओ MgOH क्यों नहीं? जमाल गोटा की बात कर रहा हूं। तो अभी दिखाया था कि नहीं रखा था? मॉम, तो मॉम का क्या फार्मूला है? Mg। चीजें पता होनी चाहिए सब, तो तभी तो फिर ठीक है, नोट कर लो, आगे हमारे ही काम आएंगे। चलो, अमोनिया का फार्मूला बता दी किसान। अरे बताया करो, अमोनिया से मैनिक्योर पेडिक्योर होता है। NH3। नाइट्रिक एसिड का बताइए। HNO3। तो लिखो दैट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा भी बताया था, तो NaHCO3। वॉशिंग सोडा Na2 CO3, लेकिन 10H2O लगेगा, ठीक है। ब्लू विट्रॉल, इसको कहते हैं धावन सोडा। क्या कहते हैं? धोने वाला सोडा, 10 रुपए किलो मिलता है। इसको क्या कहेंगे? नीला थोथा। सभी दुकानों में मिलता है पंसारी की। ये ब्लू विट्रॉल है, ये ब्लू कलर का है, ये ब्लू विट्रॉल। तो इसका ब्लू विट्रॉल का फार्मूला बताओ। CuSO4 कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ठीक ठीक नाम बताओ। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 अगर H2O ना मिले, क्रिस्टलाइज ना हो, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अभी आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नाम याद रखो। इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका यानी 10। और ब्लू विट्रॉल नीला कसीस, जो खाने में कसैला हो, खट्टा हो। कसीस का मतलब कसैला। तुम्हें नीला तोता ना याद रखना हो तो नीला कसीस याद रख सकते हो। गोंद में मिलाया जाता है जिससे चूहे तुम्हारी किताब काटे तो मर जाए, ये इतना जहरीला हो। तो CuSO4 5H2O। नाम बताओ दीपिका। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अच्छा, कॉपर सल्फेट और पेंटाहाइड्रेट। तो मुझे ये भी बता दो ग्रीन विट्रॉल का नाम। पहले चैप्टर में पढ़ा था। हाँ, आयरन सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। अरे तुम तो हर चीज जान रहे हो। और कब का तुम्हें याद है? देखो, ग्रीन विट्रॉल, दैट इज हरा कसीस। कसैला तो होगा ही, सब सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है। इसका मतलब ये बहुत दिमाग वाले हैं। इनको कैसे मालूम हेप्टाहाइड्रेट होता है? दैट इज आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। केकड़े वेकड़े खाए कढ़ाई में तल के? नहीं खाते हो केकड़े? ये सब ये है, ये सब खाया करो। एप्सॉम साल्ट में डाल के बनाया करो, मजा आ जाएगी। एप्सॉम साल्ट का फार्मूला बताओ। जो सी फूड है वो सब एप्सॉम साल्ट में डाल के बनाया जाता है, बिग बाजार में मिलता है। अब तो बिग बाजार रहा नहीं। हाँ बताओ। करेक्ट, एप्सॉम साल्ट। एप्सॉम साल्ट की बोतल आती है, ये केकड़े वेकड़े में डालो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सी फूड में डाल दो। घर में लोग वैसे भी डालते हैं, शिमला मिर्च में डालते हैं। तो एप्सॉम सॉल्ट, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 3 बार बोर्ड में आए हैं ये सब। ये तो आया ही।
तो एमसीक्यू में ये आई हुई चीजें तुम भूल जाओगे तो नंबर तुम्हारा जाएगा। एप्सॉम साल्ट MgSO4 और हेप्टाहाइड्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। किसी ने अपने घर में पीओपी कराया है? खूब डिजाइन बनती है पीओपी में, देखा नहीं? घर में छतों में पीओपी होती रहती है, उसको जिप्सम कहते हैं। जब वो सूख जाता है तो क्या बनता है? जिप्सम। जिप्सम का फार्मूला बताओ। CaSO4 बाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट। लिखो, ये सब इसी चैप्टर में पढ़ाएंगे, लेकिन नाम पहले से पता होना चाहिए। कैल्शियम सल्फेट और बाईहाइड्रेट। These waters are used to crystallize them, so these are known as water of crystallization. Number of water molecules needed to crystallize some salt is known as water of crystallization. देखो, number of water molecules needed to crystallize, ठीक है, पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। फॉर्मूला यूनिट ही बोलेंगे क्योंकि कैटायन और एनायन का संबंध है, ये मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, तो इसलिए जब सॉल्ट होते हैं कैटायन और एनायन तो फार्मूला यूनिट ही ली जाती है, पर फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड नीडेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इसको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहेंगे। जरा आगे की बात देखिए। नाउ फिगर 2.3 से तुम कौन सा क्या समझ रहे हो स्वाति? पेज नंबर 22 निकालो और फिगर 2.3 निकालो। इससे तुमको क्या पता चल रहा है मुझे बताओ जरा देख के फिगर। ये इसमें एक कॉर्क रख दिया है और कॉर्क में 2 पिन लगा दिए हैं और एक सॉल्यूशन रख दिया है और इसमें वायर बांध दिया है और सेल लगा दिया है और एक बल्ब भी जला दिया है। तो क्या ये बल्ब जलेगा? बताओ, मैंने इसमें वाटर प्लस ग्लूकोज रखा है, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? करेक्ट, तुरंत जान के नहीं जलेगा। पकड़ लेती है चीजों को और कोई होगा जल जाए। इनको मालूम है, ये पहले दिन से क्लास अटेंड कर रही हैं। कह रही सर ग्लूकोज नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूटेगा ही नहीं। अच्छा, अल्कोहल डाल दिया जाए C2H5OH तो जलेगा? तो तुरंत पकड़ लिया नहीं जलेगा। कैसे ये जान जाती हैं? ये पहले दिन का ही नहीं याद कैसे हो गया? दोनों चीज, क्योंकि उसी दिन हमने बोला था कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 2 एग्जांपल दो, सिर्फ स्वाति का ही सही हुआ। कितनी जीनियस। तो इनको मालूम है कि इफ वी पुट सम सॉल्ट, ये जो 100 रखे ये सब सॉल्ट है यहाँ पे, इनमें से कोई उठा के डाल दो, ये कैटायन और एनायन से मिलके बनते हैं। सॉल्ट किससे मिलके बनते हैं? ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट कैटायन और एनायन होते हैं। और जबकि ग्लूकोज ग्लूकोज इन सब में ये मॉलिक्यूल है। ग्लूकोज इज मॉलिक्यूलर इन नेचर, इट डज नॉट डिसोसिएट इन वाटर, hence it acts as non-electrolyte, hence it does not conduct electricity as the circuit is open। कैसे ये जान रही है? टंथी में तो है, इतना इसे कैसे पता चल रहा? समझ में आया? इस चीज को लिखो। और ये बुक के 2 क्वेश्चन भी हैं कि वाई अल्कोहल एंड ग्लूकोज, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वाई सॉल्ट्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन अब लिखें, ठीक है। और यहीं पे मैं CuSO4 ले लेता तो क्या कंडक्ट ना हो जाता? एक एंड इसका कैसा है? माइनस, और एक एंड कैसा है? प्लस।
और ग्लूकोज चुपचाप बैठा देखता रहेगा, कुछ करेगा नहीं, कहेगा मैं क्या करूं। ठीक है, क्योंकि ये डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है। और यही कॉपर सल्फेट होता, तो कॉपर सल्फेट क्या करता है, अगर दो चीज डाली जाती है तो वो Cu2+ बन जाता और SO4 2- बन जाता। और अगर सेल लगा के मैं एक बल्ब लगा देता तो मुझे बताओ कि ये माइनस की तरफ कौन जाता और प्लस की तरफ डियाना कौन जाता, ये जाता यहाँ और ये चला जाता यहाँ। इस तरीके से सॉल्यूशन के अंदर एक कंडक्ट कर देता, सर्किट पूरा कर देता। ये कुछ नहीं करेगा, माइनस यहाँ बैठा रहेगा, प्लस। जैसे हवा ना समझो, हवा है दो चीज की, तो हवा से सर्किट पूरा होता है क्या? अब वाटर तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ही है, प्योर वाटर। समझ में आ गई बात? तो क्या लिखेंगे बताइए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ग्लूकोज एंड अल्कोहल, बुक का ही क्वेश्चन है, वो भी साथ में कवर हो जाएगा। एक्सरसाइज में देखोगे तो मिल जाएगा, दूसरा तीसरा क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज एंड अल्कोहल, ठीक है। इफ ग्लूकोज या अल्कोहल, अल्कोहल का क्या मतलब है, C2H5O, तो ग्लूकोज का क्या मतलब है, is put in water, then these remain molecular। ये कैसे बने रहते हैं, remain molecular and do not dissociate in cation and anion। इन दोनों में ये नहीं टूटते, तो इसलिए hence they do not act as electrolyte। ये किसकी तरह बिहेव नहीं करते, चार्ज कैरियर की तरह। चार्ज ही नहीं तुम्हारे पास तो चार्ज कैरियर की तरह क्या काम करोगे, चार्ज हो तब तो कैरी करोगे। so they do not behave as electrolyte, circuit remains open within the solution, hence the bulb does not glow। और अगर इसमें एसिड डाल दो 2 बूंद HCl, तब क्या होगा, कर जाएगा, क्योंकि उसमें हेडिंग ही पड़ी है कि एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज एसिड्स आर इलेक्ट्रोलाइट, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्योंकि बेसेस आर इलेक्ट्रोलाइट। ये डिसोसिएट नहीं होते, बिल्कुल मॉलिक्यूल ही बना बैठा है। एज दीज आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट, so these do not act as charge carrier, so circuit remains open। इसलिए जो इसके अंदर विद्युत परिपथ है वो खुला रहता है, open, and bulb does not glow। ठीक है, दूसरी तरफ पूछा गया है, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है कि डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर कंडक्ट्स। क्वेश्चन ये तो ग्लूकोज वाला, ये कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 होगा। कौन सा है बुक का, दिखाई पड़ा, क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सही है। और अब ये कौन सा है कि डिस्टिल्ड वाटर, इसी में डिस्टिल्ड वाटर ले लो, डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल रेन वाटर डज। अभिनव ऐसा क्यों, Because distilled water is pure substance and rainwater has impurities. conducts electricity when
रेन वाटर कम्स डाउन, तो तुमको मालूम है हवा में CO2 है, SO3 है और SO2 है, तो CO2 के साथ वाटर मिलके क्या बना देगा बताओ? वाटर को मिला तो क्या बना देगा? H2 CO3, और यहाँ क्या बना देगा? H2SO4, और यहाँ क्या बना देगा? H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। लेकिन पानी में ये डिसोसिएट हो जाएंगे, और डिसोसिएट होने पे ये H+ आयन बना देगा, और क्या बना देगा? ये भी H+ बना देगा, 2H+, और क्या बना देगा? सल्फेट आयन, और ये दैट इज 2H+, और साथ में सल्फाइड आयन। कौन सा आयन बनाएगा बताइए? सल्फाइड आयन। सो व्हेन प्रेसिपिटेशन अकर या रेनिंग अकर्स, तो वाटर, ठीक है, रिएक्ट्स विद द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन एयर, उनसे रिएक्ट कर जाता है। हेंस इट कंटेन्स H+ आयन एंड सम अदर एनाइंस। उन एनाइंस में मैं इनका नाम लिख दूंगा। ऐसा NO2 के साथ भी ये करता है, और NO2 के साथ ये रिएक्ट करके HNO3 बना देगा, और HNO3 टूट के क्या बनाएगा? तो ये सब चीजें होती हैं, और ये एसिडिक रेन कहलाती है। इतना एसिड अगर गिर जाए तो अच्छे से अच्छा ताजमहल धुल धुला के बाहर निकल आए। बड़े से बड़े मॉन्यूमेंट्स, स्टैचू, वो स्कल्पचर्स, वो पूरा मैनचेस्टर में हुई थी 1975 में। वो कहते थे देखो मेरा आकाश, कॉटन मिल देखो, दिन में भी रात रहती, इतना धुआं, हम कितना विकास कर गए, धुआं ही धुआं, दिन में भी सूरज नहीं दिखता हो। एक बारिश हुई, उनका सब मार्बल का स्ट्रक्चर धुल के रह गया, गाय की स्किन तक उखड़ गई, पेड़ की बिल्कुल शाखाओं की हर पत्ती उखड़ गई। वो दिन आज तक उन्हें याद है। वो बहुत बड़े शहरी बन गए। अब जरा देखो, तुम्हें समझ में आई? तो क्वेश्चन, इसी को एसिड रेन कहते हैं। जब इस तरीके की एसिड गैस बहुत ज्यादा हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो वाटर तो डिसॉल्व कर लेगा और अच्छे से अच्छा एसिड बनेगा, और जो एसिड पहली बार इसमें निकल गया, तबीयत से उसके स्किन की धुलाई हो जाए। तो क्या होगा? डिस्टिल्ड वाटर, लिखो, डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर। जैसे कुकर से स्टीम निकल रही हो, और स्टीम को तुम कूल करके इकट्ठा कर लो, वो डिस्टिल्ड वाटर है। एसी का पानी समझो डिस्टिल्ड वाटर, जो एसी से हो रहा है यही डिस्टिल्ड वाटर। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो डिस्टिल्ड वाटर इज प्योर वाटर, इट रिमेन्स इन मॉलिक्यूलर फॉर्म and acts as non-electrolyte. It remains in molecular form and acts as non-electrolyte. Hence, does not conduct electricity. चलो, while rain water during coming down reacts with non-metallic acidic gases while coming down. While rain water while coming down reacts with non-metallic एसिडिक ऑक्साइड। कौन कौन से एसिडिक ऑक्साइड दिया ना? CO2, SO2, SO3 और NO2, यही सब तो एटमॉस्फेयर में रहते हैं। देखो चारों बना दिए मैंने, ठीक है? एंड उनसे रिएक्ट करेगा एंड फॉर्म्स H+ आयन एंड सम एनायन। वो एनायन कौन होंगे बताओ? यहां से देख के बताओ। CO3 कार्बोनेट आयन,
सल्फेट आयन, सल्फाइट आयन, नाइट्रेट आयन। सही है। These acts as charge carrier and complete the circuit, hence conductors. These acts as charge carrier. चार्ज कैरियर का ही मतलब होता है इलेक्ट्रोलाइट, लाइट का मतलब कैरियर, एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी 2 दिन ये चैप्टर और चलेगा, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही रखो, कल भी चलेगा, कल परसों तक नहीं कंप्लीट करा। पूरा ले लिया।